मैं हारा या जीता, जनता के बीच में रहा। बाकी लोग बाहर से आते हैं चुनाव के समय और अपनी शक्ल दिखा कर जीतते हैं, तो जीतते हैं तो भी वहीं से वापस आते रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। गजेंद्र सिंह जी भी बाहर से ही आते थे, प्रीति भी उदयपुर ही रहती थी। क्या है कि ये दोनों उम्मीदवार ए और बी टीम है, तो दोनों गुलाब जी के आए हुए हैं उम्मीदवार हैं। तो मेरे खिलाफ हर समय साजिश होती है। वल्लभनगर की राजनीति, वल्लभनगर के चुनाव और वल्लभनगर के चुनावी समीकरण, ये तमाम चीज़ें हमेशा से रोचक रही है। इस बार रोचकता और बढ़ गई है, और रोचक होने का कारण ये है कि राजस्थान की राजनीति अमूमन जानी जाती है कि दोनों राष्ट्रीय दलों के मध्य संघर्ष होता है, मगर यहाँ गत कुछ चुनाव से ये तमाम मुकाबले त्रिकोणीय बने हुए थे। और इस बार 4 दावेदार अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। हालांकि 9 कैंडिडेट हैं, मगर उनमें 4 प्रमुख दावेदार हम मान सकते हैं। तो ये मुकाबला हो जाता है चतुष्कोणीय। और इस दंगल के चारों जो महारथी हैं, चारों जो दावे आजमा रहे हैं, उन चारों राजनेताओं में से सबसे अनुभवी, यहाँ वल्लभनगर की राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी अभी हमारे साथ हैं। जी हाँ, आप शायद समझ गए होंगे, हम रणधीर सिंह जी भिंडर की बात कर रहे हैं। तो उनसे जानते हैं कि कैसा ये चुनाव रहने वाला है। सबसे पहले तो आपका राजसमंद एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वल्लभनगर का रण, जैसे कि मैंने बताया कि 4 लोगों के होने से थोड़ा रोचक हो गया है। जनता सेना इसको कैसे देख रही है इस बार? देखिए, चाहे 4 कैंडिडेट्स हो गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि असल में हम 2 ही कैंडिडेट हैं, एक कांग्रेस, एक हम। क्योंकि जो 2 कैंडिडेट्स और हैं वो दोनों एक तरह से बीजेपी के ही ए और बी टीम है। क्योंकि उदयलाल जी पहले बीजेपी से कैंडिडेट थे, उनको वो हर बार की तरह इस बार भी उनको भी बदल दिया गया, तो वो नाराज़ होकर के उसमें रालोपा में चले गए। तो वो है तो बेसिकली बीजेपी के ही, और बीजेपी के जो वोट बैंक है उनका पिछले साल वाला, पिछला जो चुनाव है उस वाला, उसी में ये दोनों लड़ने वाले हैं एक दूसरे के खिलाफ। 2 दावेदारों का आप सीधा सीधा खारिज कर रहे हैं, दोनों ही भाजपा से जुड़े हुए बता रहे हैं। मगर ये, क्योंकि हम भी गाँवों में जा रहे हैं, वहाँ पर भी जो चीज़ें निकल कर आती है, तो ये काफ़ी लोगों की चर्चाओं में ये भी है कि भाजपा के 2 नहीं 3 दावेदार हैं, क्योंकि आपका भी एक समय, लंबे समय से भाजपा से जुड़ाव रहा है। तो ऐसा नहीं लगता है कि 3 दावेदारों की पृष्ठभूमि भाजपा से जुड़ी हुई है और एक कांग्रेस से है? तो ऐसे में कहीं कांग्रेस को इस चीज़ का लाभ मिल रहा हो यहाँ पर? देखिए, भाजपा जो वल्लभनगर में है और जो स्थापित हुई वो 1993 में मैं पहली बार चुनाव भाजपा से लड़ा। उसके पहले कोई बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था। तो 1993 से लेकर के हम लोगों ने 2008 तक मैंने काम किया और भाजपा को यहाँ पर स्थापित किया। तो आज मेरे साथ जो लोग हैं, वो सही बात आप कह रहे हो कि सभी भाजपा के लोग हैं, लेकिन भाजपा से बाहर आ गए हम लोग और हमारी नई पार्टी है, जनता सेना के नाम से हम लड़ रहे हैं। तो वो जो 2 उम्मीदवार हैं, हिम्मत सिंह जी तो बिल्कुल नए उम्मीदवार हैं और वो इस क्षेत्र में ज़्यादा जाने पहचाने नहीं हैं। उदयलाल जी 2.5 साल पहले उम्मीदवार बने थे 2018 में, तो वो भी भाजपा से जुड़ा उनका माने तो 2.5 साल का मानते हैं। बाकी मैं 1993 से लेकर 2013 तक करीब 20 साल भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ। और 2013 में जब भाजपा छोड़ी, उस समय भाजपा के जो कार्यकर्ता वो सब मेरे साथ आए। तो ये कह सकते हो आप कि भाजपा के रूप में मैं ही यहाँ पर हूँ, और इसलिए भाजपा और कांग्रेस का टकराव शुरू में होता रहता है और मैं उनके खिलाफ कैंडिडेट हूँ। लेकिन हाँ, आज की भाजपा जो है कांग्रेस में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई विकल्प है और जो कांग्रेस से लड़ने वाला जो कोई कैंडिडेट है, तो मेरे अलावा कोई नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारी सीधी टक्कर कांग्रेस से है। कांग्रेस से टक्कर का सीधा सीधा जिक्र कर रहे हैं, और क्योंकि उपचुनाव है, कांग्रेस यहाँ सत्ता में है, और उपचुनाव का सीधा सा मतलब होता है कि आप यहाँ किसी प्रत्याशी से इतर सीधा सीधा सरकार से आपका संघर्ष होने जा रहा है। तो इन हालातों को आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि एक सरकार से संघर्ष बहुत विकट भी हो जाता है और इन परिस्थितियों में काफ़ी बड़ी लड़ाई उसको मान सकते हैं। ये बात तो सही है कि सरकार है सामने और सरकार हर तरह से प्रयास करेगी कि वो अपने कैंडिडेट को जिताएं। लेकिन पिछले 2.5 साल का जो अनुभव है वो आप खुद देख रहे हो कि कांग्रेस ने 2.5 साल में किया क्या है। यहाँ पर केवल कोविड को लेकर के ये अपना बड़ाई करते रहते हैं, कोविड मैनेजमेंट हमने अच्छा किया, जबकि कोविड मैनेजमेंट में भी हालत बहुत ख़राब रही। लोगों को बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिले, तो बड़ी बुरी स्थिति थी। लेकिन
सरकार है तो, पर मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पे और जनता पे भरोसा है। वो जानते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं करती, और मैं जब जब जीता हूँ, जब मैंने जो काम बताए हैं लोगों को, जो काम करके दिखाए हैं, उससे लोग आकर्षित हैं हमारी तरफ, जानते हैं कि ये काम करते हैं। चुनाव में हालांकि आप सरकार की नाकामियाँ आप बता रहे हैं, मगर क्योंकि अभी थोड़े समय पूर्व राजस्थान में 3 उपचुनाव हुए हैं, और उन 3 उपचुनावों का एक ट्रेंड देखा गया है कि जो भी नेता जिनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई, उनके परिवार से टिकट दिया गया और वो जीत कर गए। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि सहानुभूति एक बड़े फैक्टर के रूप में काम करती है। यकीनन यहाँ पर भी गजेंद्र सिंह जी के परिवार से एक टिकट गया है, तो उस सहानुभूति का सामना कैसे करेंगे, उसके खिलाफ क्या रणनीति है? देखिए, सहानुभूति तब मिलती है जबकि आदमी कोई अच्छा वर्क करता हो, जो लोगों के बीच में जड़ें जमा चुका हो, जो अपनी पेट जमा चुका हो। पिछले 2.5 वर्ष में गजेंद्र सिंह जी जब एमएलए थे, एक भी काम नहीं करा पाए। और वो तो उनके खुद के बयान आप अखबारों में पढ़े होंगे आपने कि मैं तो, मेरी पार्टी में मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ग्रुप में घिरे हुए हैं, हम लोगों की कोई सुनते नहीं, और वो सचिन पायलट के साथ गुड़गांव जाकर बैठ गए थे। तो जब वो कोई काम ही नहीं करा पाए, उनके खुद के श्रीमुख से ये कह चुके थे, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने कोई काम करा है? तो उनके साथ सिंपैथी उस लोगों के साथ होती है जो कुछ काम करा पाए हों। और फिर सिंपैथी आप मानो तो सिंपैथी तब होती जब उनकी मृत्यु के उपरांत जो नगरपालिका चुनाव हुए 10 दिन बाद ही, वहाँ पर हमारा बोर्ड बना है। उसमें कांग्रेस का बोर्ड बनना चाहिए, तो फिर भिंडर के तो रहने वाले वो भी है, मैं भी रहने वाला हूँ, तो भिंडर में होनी चाहिए थी सबसे ज़्यादा सिंपैथी, लेकिन नहीं हुई। इसलिए मेरा ये मानना है कि क्षेत्र में कोई सिंपैथी नहीं है। हमारे यहाँ पर परिपक्व लोग हैं जो समझते हैं कि काम करने वाला कौन है, उसके साथ जुड़ेंगे लोग। विकास को एक बड़ा पैमाना बना रहे हैं आप सीधा सीधा कि भाई काम यहाँ कौन कर सकता है। चूँकि आप यहाँ पूर्व में 2 बार यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उसमें से एक बार आप जनता सेना के बैनर तले भी एक बार यहाँ से आप एमएलए रह चुके हैं। तो अगर विकास कार्यों की बात करें, आपका जो गत कार्यकाल था उसके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप अब वल्लभनगर की जनता से वोट मांग रहे हैं, या ऐसा लगता है कि वल्लभनगर की जनता को इन कामों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की, पेयजल की। तो उसके लिए हमने 3-4 योजनाएं उस समय बनाई थी जो पाइपलाइन में थी, जिसमें किसी का डीपीआर बनना था तो वो डीपीआर बन गया, उसके लिए पैसे हमने सैंक्शन करा दिए थे। अब वो सभी राइप हो गई है, मतलब एक तरह से ऊपर आ गई है। उन योजनाओं को क्रियान्वित होगी। तो जैसे कसोटिया बांध वाला है एक मुद्दा, कसोटिया बांध बन जाता है तो हमारे क्षेत्र के 162 गाँवों में पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह से रानी डुंगला एक जगह है जहाँ पर एक एनीकट है, रानी डुंगला एनीकट, उससे आसपास की 5-7 पंचायतों में हम पानी पहुँचा पाएंगे, और वहाँ से लिफ्ट करके इरिगेशन के लिए भी वो पानी काम में आ सकता है। इसी तरह मालकीटू से एक पंचायत है मीठा नीम, वहाँ पर एक सातोड़िया एनीकट है, उससे भी वहाँ के आसपास की 8-10 पंचायतों के हमने प्लान बनाए थे। 4.5 करोड़ रुपए का वो एक प्रोजेक्ट बना था वहाँ पे, जिसमें से 2 करोड़ रुपए हमने डीएमएफटी से सैंक्शन भी करा दिए थे, लेकिन सरकार बदल गई तो वो काम अटक गए। तो उन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत सी योजनाएं हैं, सड़कों का भी बहुत सा काम बाकी है, और गाँवों में बहुत सी चीज़ें ऐसी, हेल्थ के बारे में भी बहुत सी चीज़ें होनी है। जैसे हमने यहाँ पर अभी पानी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो नगर पालिका यहाँ पर हमारी है, तो हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया यहाँ पर। फिर एक वार्ड पूरा बनवाया जिसमें ऑक्सीजन से डायरेक्ट वार्ड में ऑक्सीजन जाएगा, और वहाँ पे मरीज़ अपने, मतलब कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा उनको। तो ये सब व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, और हमारा बहुत अच्छा विचार है कि हम किस तरह से इस क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। मिला जुला कर अगर मैं पूछूँ, आपने अपना विज़न बताया, जो काम आपने अपने पुराने कार्यकाल में शुरू किए वो बताए। मुख्य रूप से इस चुनाव में, क्योंकि आज अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 14-15 दिन बचे हैं इस चुनाव में, मुख्य रूप से जनता सेना किन मुद्दों को लेकर अब इस मैदान में उतरने वाली है? जैसे जैसे चुनाव बढ़ेंगे, आपके मुख्य विषय क्या रहने वाले हैं? देखिए, मुख्य विषय तो ये है कि काम तो बहुत है जिनको करना हम चाहेंगे, लेकिन हमारा जनता से सीधा जुड़ाव भी है। मैं हारा या जीता, जनता के बीच में रहा। बाकी लोग बाहर से आते हैं चुनाव के समय और अपनी शक्ल दिखा कर जीतते हैं, तो जीतते हैं तो भी वहीं से वापस आते रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। गजेंद्र सिंह जी भी बाहर से ही आते थे, प्रीति भी उदयपुर ही रहती थी, हिम्मत सिंह जी भी दिल्ली रहते थे, और मैं यहीं रहता हूँ। और हारूं या जीतूं, यहाँ लोगों से मेरा जुड़ाव है। और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े काम ही सब कुछ है, छोटे छोटे काम होते हैं लोगों के, डे टू डे जो इनकी प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। तो लोगों से जुड़ाव है और इसलिए लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे।
तो जैसा आपने देखा, तकरीबन विधानसभा से जुड़े हुए तमाम विषय पर हमने चर्चा की है, विज़न भी जानने की कोशिश की है, साथ में रोचक तथ्य ये भी निकल कर आए हैं कि 2 ही उम्मीदवारों में संघर्ष बता रहे हैं आप, बाकी दोनों को खारिज कर रहे हैं, और खारिज करने का बड़ा रीज़न ये बता रहे हैं कि दोनों ही भाजपा से जुड़े हुए रहे हैं। तो ये जो रोचक राजनीति है, वल्लभ नगर का ये रण है, इसकी तमाम खबरें बताएंगे। और ये कार्यक्रम में समाप्त करके अगले किसी दावेदार का आप इंटरव्यू लाएं, उससे पहले अंत में मैं जाते जाते एक रोचक सवाल अवश्य पूछना चाहूँगा कि राजस्थान की राजनीति जिस बात से मैंने शुरू की थी कि 2 प्रमुख दलों में हमेशा संघर्ष होता रहता है, इस वल्लभ नगर को आपने एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र बना दिया है जहाँ पर तीसरा पहलू बड़े ही मजबूती के साथ सामने आता है। तीसरा पहलू यहाँ न केवल चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, और वो भी देश के 2 सबसे प्रमुख दलों के खिलाफ। कैसा महसूस होता है उस वक्त एक यहाँ के स्थानीय दल को निर्माण करके उसका जो संघर्ष देखकर उस वक्त कैसा महसूस होता है? देखिए, हमारी लड़ाई तो स्वाभिमान की लड़ाई है। जो लोग कांग्रेस और भाजपा से परेशान हो चुके हैं वो सब मेरे साथ जुड़ते हैं, और जिस तरह से हमारे लोगों में हमारा विचार हम रखते हैं, जिस तरह से लोग हमारे साथ फॉलो करते हैं, उसका मेन कारण ये है कि दोनों दलों को आजमा चुके हैं। अब कोई विकल्प नहीं होता तो मजबूरन उनको किसी दल में जाना पड़ता है, लेकिन हम विकल्प के तौर पर हैं। विकल्प की बात है तो इस बार जैसे आपने कहा कि दोनों दलों से इतर अगर कोई परेशान हो जाता हमारे पास आता, इस बार विकल्प उदयलाल जी डांगी के रूप में एक और चौथा विकल्प तैयार हो गया। देखिए, उदयलाल जी डांगी को उनको खुद को पता नहीं कि वो जो जिस पार्टी में गए हैं वो गुलाब जी के इशारे से गए हैं। उनको नहीं पता कि बेनीवाल जी यहाँ क्यों आए, उनको क्यों पार्टी में लिया। देखिए, ऐसा है कि मेरे खिलाफ हर समय साजिश होती है। यहाँ पर समझौता कांग्रेस से होता है गुलाब जी का, तो कांग्रेस किस तरह से जीते, उसमें मैं कैसे हारूं, उसके लिए वो प्लानिंग करते हैं। तो हिम्मत सिंह जी को टिकट दिलाने में भी गुलाब जी का बहुत बड़ा हाथ है। वो कहते हैं कि मैं नहीं, उसने सीपी जोशी जी ने दिलाया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब कोर कमेटी की बैठक हुई उस दिन गुलाब जी यहाँ उदयपुर क्यों आ गए? उस दिन गुलाब जी ने उदयलाल जी की पैरवी करने के लिए वहाँ क्यों नहीं रुके? क्योंकि वहाँ ये नहीं रुके क्योंकि इनको पता था कि मैं अब इसको उतारूंगा नहीं, तो मैं अपने ऊपर ये ठीकरा भी नहीं फुड़वाऊँ कि मैं उदयलाल को टिकट नहीं दिलवा पाया, इसलिए यहाँ आ गए। तो उदयलाल जी को वहाँ डिस्कस ही नहीं किया होगा तो बहुत छोटे तौर पर किया होगा। और उसके बाद में जब वो हिम्मत सिंह जी आ गए तो उन्होंने बेनीवाल जी को बुलाया और हिम्मत सिंह जी को। तो क्या है कि ये दोनों उम्मीदवार ए और बी टीम है, तो दोनों गुलाब जी के आए हुए हैं उम्मीदवार हैं, तो दोनों तरह से तैयार कर रहे हैं वो कि कभी बीजेपी से जितने वोट है बीजेपी को दिलाओ और उदयलाल जी जितने वोट ले सके उदयलाल जी लें। लेकिन मेरा ये मानना है कि उनके जो 46,000 वोट पिछली बार थे उन्हीं में से इन दोनों का भाग होगा। चलिए, एक नया रोचक पहलू निकल कर आया है, मगर मोटा मोटी जितनी बातें समझ में आई है कि मेरे खिलाफ साजिश होती रही है, फिर भी मैं संघर्ष करता रहा हूँ, लोगों के बीच में सक्रिय रहा हूँ और सफलता की कामना है। तो साजिश, संघर्ष, सक्रियता और वहाँ से लेकर सफलता, ये तमाम चीज़ें आज के इस बेबाक इंटरव्यू में हमारे सामने आई हैं। कोशिश करेंगे कि इस वल्लभ नगर के इस रण का, इस संघर्ष का, इस उपचुनाव का और भी कोई कलेवर, नया तेवर, नए रंग यूं ही राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।